कनेक्टेड विद यू और लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ और न्यूट्रिशन इज नीड ऑफ टाइम। पर क्या है कि हर आदमी अपने हिसाब से इसे समझ लेता है। सही तरीके से अगर हम समझेंगे तो हम शायद बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सके आने से, है ना। न्यूट्रिशन इज समथिंग टू प्रिवेंट डिजीजेस टू कम। पहले तो जब हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है। अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ समझेंगे तभी तो हम उसके लिए काम कर पाएंगे। जिम में जाके 2 घंटे डंबल उठाना तो ऑप्टिमल हेल्थ नहीं है। अगर मैं कहूं हेल्थ के पैरामीटर्स की बात करें तो ये सिर्फ आपके शरीर के पैरामीटर नहीं है, बॉडी नहीं है। इट्स नॉट ओनली हेल्थ जिसमें एक वर्ड है, इट्स मेंटल, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स इसको बनाते हैं आपकी ऑप्टिमल हेल्थ। तो ऐसे ही जो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे पैरामीटर्स। जब तक हम सब कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ऑप्टिमल नहीं हो सकता। ऑप्टिमल मींस हर पैरामीटर कंप्लीट होना चाहिए। आपके मकान को बनाने के लिए ईंट बराबर होनी चाहिए, रेत बराबर होनी चाहिए, सीमेंट बराबर होना चाहिए, इंटीरियर का काम बराबर होना चाहिए, तभी वो सुंदर हो सकता है और आपका शरीर भी ऐसे ही सुंदर होगा। तो आपने अब तक जो जाना है या व्हाट्सएप पे जो पढ़ा है या मीडिया से आप जो आइडियाज लेते हो, सबसे पहले आप उनको एक तरफ रख दो ताकि हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें और रियली समझ सकें कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है क्या और इसकी हमें जरूरत क्यों है। इसके पहले कि मैं आगे आपको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं, मेरा सवाल आप लोगों से, ये सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या आपको लगता है कि आपने ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर ली है? क्योंकि जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूं तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं और हम बिल्कुल हेल्दी खाते हैं और हम अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। और जब उनसे बात करते हैं तो उनमें से कोई डायबिटिक होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, कोई कार्डियक पेशेंट होता है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रहा होता है, कोई किसी और प्रॉब्लम के लिए, और हर कोई किसी न किसी मेडिकेशन पे होता है। आज आपके घर में अगर 4 या 5 मेंबर है तो आप देखिए उनमें से एक मेंबर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे हो। तो फिर अगर आप ऑप्टिमल हेल्थ को समझते हैं तो फिर आपके घर का एक आदमी दवाइयों पे कैसे? या आपको रात को नींद ठीक से क्यों नहीं आती? आप इंसोम्निया इसलिए मानते हो कि आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ डिजीज। तो आपको नींद अगर प्रॉपर नहीं आ रही, 8 घंटे की डीप स्लीप नहीं आ रही, तो इट मींस यू डोंट हैव एन ऑप्टिमल हेल्थ। आप ऑफिस से 8 घंटे काम करके आते हो, उसके बाद बच्चों से लड़ते हो, नहीं तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाऊंगा, वाइफ से लड़ते हो कि मेरा सिर मत खाओ, मुझे चाय बना के दे दो। इफ योर एनर्जी लेवल इज लो इन द इवनिंग, क्या आपने अपने आप से पूछा आर यू इन ऑप्टिमल हेल्थ? तो ऑप्टिमल हेल्थ के छोटे से पैरामीटर्स है जिनको आपको समझना पड़ेगा। आपका एनर्जी लेवल शाम को भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब टू योर पीक। सुबह 8 बजे जो था शाम को 8 बजे भी वही होना चाहिए। रात को 10 बजे आपको कोई कहे कि यार चलो घूमने चले, तो आपका मन ये नहीं करना चाहिए कोई मसाज करने के लिए मुझे मिल जाए। ठीक है, यू शुड बी एनर्जेटिक टू मूव ऑन। हर काम करने के लिए आपको कोई लैपटॉप पे काम करने की इच्छा है तो सुबह 8 बजे जो एनर्जी लेवल है वही रात को 10 बजे होना चाहिए। आप जब सोते हो बिस्तर पे तो तुरंत लेटते आपको नींद आ जानी चाहिए। 8 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए, इरिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, थकान आपको महसूस होती है, आपको हेडेक होने लग जाता है 10 घंटे बाद, बार बार आपको कॉफी लेनी पड़ती है, कैफीन का इंटेक करना पड़ता है, दैट मीन्स यू आर नॉट इन ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ के पैरामीटर्स ये नहीं कि आप शुगर पेशेंट नहीं हो या डायबिटिक नहीं हो या हाइपरटेंसिव नहीं हो, कार्डियक पेशेंट नहीं हो या अभी तक आपको कोई मेजर डिजीज नहीं है। सो बीमारी से अलग होना ऑप्टिमल हेल्थ नहीं है। ऑप्टिमल हेल्थ के पैरामीटर्स अलग हैं। इन योर डे टू डे योर लाइफ आप हर चीज को मैक्सिमम तक कर सकते हो। जब आप ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करते हो, वट एवर योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितने भी साल आप जीने वाले हो, 60-70, वैसे तो आजकल 40 के बाद ही लोग सरेंडर कर देते हैं कि यार अब तो मरने का समय आ गया। बट जो भी आपकी लाइफ है 60-70 साल, क्या आपने उसके लिए कुछ काम किया है कि आप वो 60-70 साल की उम्र बिना अस्पताल जाए या बिना आईसीयू में एडमिट हुए बिता दोगे? क्योंकि कई लोग 50 साल के बाद फिर हॉस्पिटल में ही जिंदगी बिताते हैं और 70 के हो जाते हैं। वो 20 साल की लाइफ आपकी ऑप्टिमल हेल्थ की लाइफ नहीं है। तो उसके लिए काम अपने को आज करना पड़ेगा, सो यू डोंट स्पेंड अ लाइफ इन हॉस्पिटल और इन आईसीयू। तो हमें उसके लिए ऑप्टिमल हेल्थ को समझने की जरूरत है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बॉडी की बात करें, हम लोग ना हिंदू हैं मोस्टली, तो हम लोग वो वेद पुराणों में बिलीव करते हैं, तो पंच तत्व की बात करते हैं। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, फायर, मेटल, वाटर और ये सारी चीजें। कंपोजिशन हमारे को 6ठी और 10वीं क्लास में बता दी जाते हैं कि बॉडी का कंपोजिशन जो है बेसिकली इट्स 70% वाटर, 16% प्रोटीन, 14% हार्ड मटेरियल्स। वो हार्ड मटेरियल्स में विटामिन, मिनरल्स,
और आपके बोन कंटेंट और बहुत सारी चीजें आती हैं। अब सिर्फ इस रेशियो को समझने की जरूरत है। दुनिया जो है, अगर हम अर्थ की बात करें, 70% वो भी वाटर है, 70% हमारी बॉडी है, ठीक है। 20%, 16% मतलब जो बचा हुआ है उसमें 16 और 14, 16% इज प्रोटीन। नेचर भी इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज करने के लिए रेशियोज को मेंटेन करने की जरूरत है। 70% वाटर मतलब आपका वाटर इनटेक बराबर होना चाहिए ताकि आप 70% हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर सको। और ये वाटर एक बैलेंस मीडिया है जो आपकी सेल सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। मल्टीपल चीजें जो भी आपकी बॉडी में सेल्स काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको एक मीडिया चाहिए, उस लिक्विड मीडिया में वो काम करे। वाटर तो आपके पास घर में कोई कमी नहीं है, आजकल तो सब जगह ही आता है, तो वो आप पी लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मुझे 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, वो आप ले लोगे। नेक्स्ट चीज, प्रोटीन कंटेंट बॉडी का 16% और फिर 14% हार्ड मटेरियल। तो अब अगर मैं पानी को हटा दूं बॉडी में से, तो आप रेशियोज अब देखोगे तो 60% ऑफ योर बॉडी, मतलब अगर पानी निकाल दिया जाए तो 60% ऑफ योर बॉडी इज टोटली प्रोटीन। कितना बड़ा कंटेंट हो गया। अब यहां हम अपनी डाइट को रखते हैं, दिन भर जो हम खाना खाते हैं उसे एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम क्या अपनी डाइट में 60% प्रोटीन लेते हैं। जब मैं थाली खाता हूं कोई भी, मैंने उसमें 3 रोटी ली, कि सब्जी ली, कि मैंने दही लिया, दूध लिया, मैंने 5 बादाम भी खा लिए, कि मैं अंडे भी खाता हूं। नाउ मेरी अगर थाली में 60% प्रोटीन कंटेंट है, तो मैं अपने बॉडी के रेशियो में खाना खा रहा हूं। तो दैट मीन्स आई कैन अचीव ऑप्टिमल प्रोटीन लेवल ऑफ माई बॉडी। अब अगर मैं WHO की बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी गाइडलाइंस देता है। अगर आप उसके बारे में गूगल पे पढ़ोगे तो उसने हर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से एक एवरेज गाइडलाइंस बना रखी कि आपको क्या कितना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सके। आप अनेमिक नहीं हो, मतलब आपके हीमोग्लोबिन का लेवल 11 के ऊपर हो, आपके बॉडी के बाकी वाइटल्स नॉर्मल काम करते हैं, आपके सेलुलर फंक्शन, मतलब आपके जो बॉडी के सेल्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जिनसे बॉडी बनी हुई, वो ऑप्टिमल काम कर सके, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, क्रॉनिक डिजीज नहीं पैदा हो। तो उन सबके क्राइटेरिया पैदा करके, तो प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी में बोला जाता है कि अगर हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले रहे हैं, मतलब अगर एवरेज वेट में 60 से 70 किलो आपका मान लो, तो आप 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन अगर ले रहे हैं, तो आप ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, और वो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की वैल्यूज में आता है। ऐसे हर एक फूड की वैल्यू दी गई है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, ठीक है, बाकी मिनरल्स की और वाइटामिन की। तो सबसे पहले हमें हमारे फूड में ये जानने की जरूरत है कि हमें क्या चीज कितनी क्वांटिटी में खानी, तब हम समझ पाएंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है और प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अभी फीमेल्स कहती हैं कि हमारे तो हाथ पैर दुखते हैं, उंगलियां दुखती है, शाम को सिर भारी हो जाता है। और कॉमनली जब भी आप किससे बात करोगे, किसी डॉक्टर से बात करोगे, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करोगे, तो यही कहेगा यार आपको ना फीमेल्स को कैल्शियम खानी चाहिए, आयरन खानी चाहिए। मतलब एक कॉमन ग्राउंड पे ये चीज है कि फीमेल्स के अंदर कॉमनली आयरन कैल्शियम की कमी आती ही आती है, और उनको इस चीज का कारण मतलब पता होता है, दे नो इट। बट बात ये कि आप ऑप्टिमली उसको कंज्यूम कर रहे हो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। आप घुटने दर्द होने के लिए दर्द की गोली खाते हो, कैल्शियम इंटेक नहीं बढ़ाते। तो आपने सिम्टम पे काम किया, कारण पे काम नहीं किया। आपको कारण सही करने की जरूरत है, तभी ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर पाओगे। तो ये तो आपका बेस फ्रेम हो गया, जहां आपको समझने की जरूरत है काम कहाँ करना है आप, ठीक है। आपको अपने सिम्टम्स पे काम नहीं करना। नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली नहीं खानी है, आपको समझना है कि सिम्टम क्यों आया, कहाँ बीमारी क्रिएट हुई, क्यों हमारी हेल्थ जो है वो गड़बड़ है, और उस गैप को हमें फिल करना। सो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ऑप्टिमल आपकी प्लेट होनी चाहिए, मतलब जो थाली है, और जो फिर उसमें गैप आ रहा है, उस गैप को आप ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट से फिल अप करो, तब आप एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर पाओगे। ये हमारी साइंस है टोटल, ठीक है। अब बात यह है कि हम चलें एक एक चीज पे। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सुनने के लिए, यार हमें डायबिटीज क्यों हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको कहता है कि आपके ना खानदान में थी, आपके पिताजी को थी, आपके दादाजी को थी, इस वजह से आपको हो गई, और वो जेनेटिक। कोई भी बीमारी जेनेटिक सिर्फ 10% होती है। मतलब अगर 100 लोगों को डायबिटीज है, तो 10% लोगों को डायबिटिक हो सकती है, लेकिन 90% लोग जेनेटिक नहीं है, वो उन्होंने एक्वायर करी अपने लाइफस्टाइल से। आपके पिताजी जो खाते थे वही आप खा रहे हो, आपकी माताजी भी सेम खा रही है। तो प्रॉब्लम जेनेटिक्स में नहीं है, आप सबकी डाइट के अंदर है। जिस लेवल पे आप डाइट पैटर्न चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो डिजीज आपके घर से चली जाएगी, और आपको पता लग जाएगा जेनेटिक लेवल पे नहीं।
जब हम किसी भी बीमारी को समझते हैं तो हम समझते हैं कि डायबिटिक को इंसुलिन लेना पड़ता है या इंसुलिन रिलीज करने के लिए शुगर पर ये गोलियां लेनी पड़ती। पर क्या हम कभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कौन बना रहा है? या अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कौन बना रहा है? ये है क्या चीज? कोई नहीं समझता। थायरॉक्सिन एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्रोटीन है। इंसुलिन एक अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड एक प्रोटीन है। तो बेसिक चीज कितनी सी सिंपल है। मतलब आप बॉडी के ऑर्गन, अगर आप उसको प्रोटीन इंटेक नहीं दे रहे तो वो बनाएगा कहां से? उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए। तो सबसे पहले डाइट के कंपोनेंट्स को समझेंगे, डाइट के कंपोनेंट को समझ जाएंगे तो अपने आप हम बीमारियों से भी लड़ पाएंगे। सो अगर मैं बात करूं हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारी डाइट में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। शिमाली जी, अगर कहीं आपको यूट्यूब पे कोई भी मैसेज डालता है, कोई उसकी क्वेरी होती है, तो आप उसे नोट कर लेना और आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं ताकि हम क्या उस प्रॉब्लम को भी हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है ना? या कहीं को आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ ये चीज है जो शायद क्लियर आउट नहीं हुई है, इसे अगर मैं कुछ और आइडिया से समझाऊं, एग्जांपल से समझाऊं, तो मे बी आई विल मेक इट मोर क्लियर, है ना? तो वहां आप मुझे रोक दीजिएगा। सो मैं बात कर रहा था आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आपकी डाइट में अगर मेजर न्यूट्रिएंट को डिवाइड कर दिया जाए तो मैंने अभी बात करी कि 60% 70% आपकी थाली में जो है प्रोटीन होना चाहिए, 10% फैट होना चाहिए और बाकी बचाओ 20% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, फैट आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देने के लिए है। फैट हमारी डाइट में आज की डेट में इतना आ चुका है कि आपको उसे नहीं भी खाओ ना तो भी हर एक के शरीर में अगले 10 साल का फैट रिजर्व है ऑलरेडी। तो आप जीरो भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम, अगले 10 साल का हमने रिजर्व कर लिया। हम सबका डाइट पैटर्न ऐसा हो गया कि हम बिना तेल के आज की डेट में कुछ भी नहीं बना। अगर मैं 10% फैट कंजप्शन की बात करूं तो आपको दिन भर में 2 या 3 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं खाना। जब मैं लोगों से डिस्कस करता हूं, पेशेंट से, कि आप तेल कम कीजिए, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पहले ही कम कर दिया। तो आपके घर में कितने मेंबर है? 4। कितना तेल एवरेज कंज्यूम हो जाता है महीने भर में? 5 लीटर। अब आप काउंट कर लीजिए, कम तेल वाला अगर 5 लीटर खा रहा है तो जब ज्यादा खा रहा था तो कितना खा रहा होगा? जबकि आप 3 या 4 चम्मच से कैलकुलेशन करोगे तो पर हेड 400 ml से 500 ml मैक्सिमम तेल आता है। अब अगर आपने तेल की क्वांटिटी हर महीने ही 1 लीटर से 1.5 लीटर ज्यादा खाइए तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली डिजीज देगी। आप अपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते और गोलियां खाना स्टार्ट कर देते, आपको जो ऑयल कट डाउन करने की जरूरत है वो आप नहीं करते। इसके लिए एमवे ने बहुत शानदार कुकवेयर दिया है, क्वीन। उसका नाम ही क्वीन इसलिए, इट्स क्वीन ऑफ योर किचन। आप उसमें खाना बनाइए, यू कैन कुक ऑयल फ्री और आप इस प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, आप उसमें खाना बनाओ, इट्स फॉर लाइफ टाइम। आपके बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। सो दैट्स वन वे, फैट कंट्रोल। फिर हम लोग सिर्फ फैट को हमेशा बुरा ही मानते हैं कि आप फैट मत खाइए, ऑयल्स मत खाइए, लेकिन देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैट्स आल्सो। वो ओमेगा फैटी एसिड्स, दे आर इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। क्यों? कोलेस्ट्रॉल को आप अपनी बॉडी से कभी खत्म नहीं कर सकते। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी की रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड गुड फैट्स। तो गुड फैट्स आपके ब्रेन को बनाते हैं। योर 60 to 70% ब्रेन इज फैट्स, एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डीएचए, ईएचए। आप कहते हैं कि बच्चे को बादाम खिलाओ, बादाम खिलाओ, दिमाग तेज होगा। उसमें क्या है? ओमेगा फैटी एसिड्स। अखरोट खिलाओ, उससे दिमाग तेज होगा, ओमेगा फैटी एसिड्स। वो हम खिलाने की बात कर रहे हैं। बट बात यह है कि जब हम 5 बादाम खिलाते हैं अपने बच्चे को तो क्या उसका दिमाग तेज हो पाएगा? क्या उन 5 बादाम में इतना ओमेगा है कि वो उसके ब्रेन को फास्ट कर सके या हमारे बॉडी को कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सके और हमें फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम से बचा सके? तो इंपॉर्टेंट है कि हम उसे क्वांटिफाई करें कि हमें रोज कितना खाना है। अगर आप उतना खा लोगे, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें आया था कि वो जो फोगाट सिस्टर्स हैं, उसमें जो एक सिस्टर है जिसने गोल्ड लिया, वो एक दिन में 125 बादाम खाती है। मेरे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत इजी था कि 125 बादाम उसने सही कैलकुलेशन करी हुई है, उसका प्रोटीन कंटेंट और ओमेगा कंटेंट मिला करके उसकी बॉडी की हेल्थ बराबर मेंटेन होती है 125 बादाम खाने से। बट सवाल ये कि 125 बादाम खरीदने की हर एक में पोटेंशियल है रोज खरीद के खाने की। दूसरा, क्या आप उसे डाइजेस्ट कर पाओगे? सो न्यूट्रीलाइट गिव्स अ वेरी इजी वे टू अस। हमें सैल्मन ओमेगा 3 दी हुई है, ये देखो, मैं रेगुलर शाम को खाता हूँ, इट्स अ वेरी इजी वे। 125 बादाम की कॉस्ट में, सिर्फ 10 बादाम की कॉस्ट में ओमेगा 3 आ जाती है। एंड अगर आप इसे पढ़ें, मार्केट में क्या है, बहुत सारे
ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज उसका बैक हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता है। दैट विल गिव यू द न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें ईपीए का कंटेंट 180 मिलीग्राम है और डीएचए का कंटेंट 120 मिलीग्राम, और साथ में सामने दे रखा है आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस एज गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि ईपीए का इसमें टेस्ट 72% और डीएचए का 48% इसमें है। सो इफ यू कंज्यूम ओमेगा 3 फ्रॉम दिस, और इसके साथ आप बादाम वगैरह खा रहे हो या फ्रूट खा रहे हो डेली, तो एक कैप्सूल के साथ आप ऑप्टिमली इसको बैलेंस कर सकते हो। और अगर आप नहीं खाते ये सब और 2 कैप्सूल आप इसके ले लेते हो, तो एवरेज जो एक इंडियन को खाना है 60 किलो के आदमी को, उसको वो ओमेगा 3 कंटेंट मिल जाएगा, जो उसके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, बच्चे के दिमाग को हेल्दी रखेगा, और एडल्ट के भी दिमाग को जो एज रिलेटेड डिजीजेस आती हैं, जैसे ट्रिमर्स हो गया, भूलने की बीमारी हो गई है, या आपके रिफ्लेक्सेस वीक होने की चीजें आ गई है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। बट बात है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कितनी रिक्वायर्ड है और हम अपनी डाइट में कितनी ले रहे हैं। सर वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार वो प्रोडक्ट हमें दिखा दें, सैल्मन हाँ ओमेगा। श्योरली, दिस इज सैल्मन ओमेगा 3। अच्छा, सैल्मन वाई? दिस इज द फिश विच ब्रीड्स ओनली इन क्लीन वाटर्स ऑफ ग्लेशियर। तो हो सकता है कि आप फिश को जब आपके दिमाग में आता हो तो आप किसी पॉन्ड या कहीं तालाब में आई हुई मछली के बारे में सोचें। उस तालाब में जितनी गंदगी होती है वो भी वो मछली खाती है। तो जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो फिशेस खाता हूं, दैट्स वेरी गुड। फिश फ्राई करने के लिए आप उसमें बहुत सारा तेल डाल देते हो और उस फिश ने जो खाया है वो आपको ओमेगा 3 के अलावा बहुत सारा कचरा भी और देगी। क्योंकि आज की डेट में नदियों का पानी जो है उसके अंदर इतने केमिकल्स आ गए हैं कि आप वो केमिकल्स अननोइंगली उस फूड मटेरियल के साथ कंज्यूम कर लेते और वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में साथ के साथ जाते हैं। तो एक चीज अच्छी और एक चीज बुरी आप शरीर के अंदर ले लेते हैं। सेम जैसे हम कहते हैं कि किसान बहुत सारी दवाइयां खेती में डाल रहे हैं, वो जब हम क्रॉप्स खाते हैं हमें वो पेस्टिसाइड के इफेक्ट्स आ रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो सेम वे ये सारे हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर आ चुका है। जानवर जो खा रहे हैं उनके शरीर में भी ये टॉक्सिन्स आ गए, जब हम उन्हें खाते हैं तो ये हमारे शरीर में आ जाता है। तो मैं जब आपको अल्टरनेटिव दे रहा हूं कि यू कैन कंज्यूम दिस, दिस इज क्लीन, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, क्योंकि ये फिशेस फ्रेश वाटर में होती है, वहां तक ह्यूमंस जाते नहीं है और वहां गंदगी नहीं कर सकते। जो आप लोकल फिशेस खाते हैं यूजुअली उनके बॉडी के कंटेंट में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको हटाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। सो दिस इज गुड फैट इफ यू टेक इट। तो फैट को बैलेंस करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। फर्स्ट, आप अपनी डाइट में ऑयल कम कीजिए, कट डाउन, क्वीन बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, add omega 3, so that will balance your cholesterol of body. Don't go for medicines to control cholesterol. Good cholesterol prevents blockages. ये है, ब्लॉकेजेस इसलिए नहीं होते कि आप तेल बहुत खाते हैं, ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो फैट है वो आपकी बॉडी में बैड है। गुड फैट होगा तो अपने आप रिपेयरिंग का काम करता रहेगा। इसके बारे में बात करूंगा मैं। हार्ट सर्जन तो बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा कि अरे कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हमें ब्लॉकेजेस नहीं हो। आई विल डेफिनेटली टेल यू, मैं उस पर भी आऊंगा इन दैट। So this is one part, fat. Second thing is carbohydrate. So sir, before we move to second part, there's a question जो हम चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि डायबिटिक लोग प्रोटीन ले सकते हैं कि नहीं? हाँ श्योर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में ब्लॉकेज आएगा, और जब मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो डायबिटिक्स को डेफिनेटली, डायबिटिक्स और किडनी पेशेंट दोनों को दिमाग में ये आएगा कि भाई हम इसे ले सकते हैं। दस वन न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। फैट के बाद मैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं। कार्बोहाइड्रेट का लेकिन 2 कंपोनेंट है। एक है एनर्जी गिविंग, जिससे आप खाना खा करके आपको इंस्टेंट एनर्जी आती है काम करने की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। आपकी डाइट में मतलब इनॉर्मस है। आप गेहूं खाते हो, दैट इज प्योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दिन में 4 रोटी खाई, 10 रोटी खाई, गिव्स यू नो न्यूट्रिशन, ऑलमोस्ट गिव्स यू ओनली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो आपके खाने में बहुत है। आप चावल खाते हो, दैट गिव्स यू ओनली कार्बोहाइड्रेट, यू हैव एम्पल ऑफ इट, उसकी कमी नहीं है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको कुछ नहीं ऐड करना, बट कार्बोहाइड्रेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइबर, वो भी उसी में आता है, दैट यू हैव टू ऐड इन योर डाइट। फाइबर क्या है? हमने दो खीरे छिलके खा लिए। अच्छा, आजकल ट्रेंड में भी है सेब को भी छिलके खाना है, खीरे को भी छिलके खाना है। तो जिसमें फाइबर कंटेंट था वो तो आपने फेंक दिया सारा का सारा, क्योंकि मैक्सिमम फाइबर तो छिलके में ही होता है, वो आप खाते नहीं हो। ठीक है, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस नहीं कर पाता। तो आप फाइबर खाइए। आपके खाने के पहले आप अपनी थाली को सजाइए, उसमें गाजर, कम से कम 5 तरह की चीजें होनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चे।
तब आपकी फाइबर प्लेट पूरी होगी, और वो आपके खाने की थाली से की साइज से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप उसे नहीं ऐड ऑन कर पा रहे, ऐड अ स्कूप ऑफ न्यूट्रलाइट फाइबर, और रोजाना लेना ही चाहिए आज की डाइट में, क्योंकि हर आदमी की डाइट में फाइबर का कंटेंट बहुत हुआ है। फाइबर क्या बेनिफिट करेगा, एक तो आपके गट के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, जो भी आपने गंदा खाया है उसे वॉश आउट कर देगा, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं इकट्ठा होने देगा, वो वॉश आउट ऑयल, अननेसेसरी ऑयल्स को वॉश आउट कर देगा। आपकी गट की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो फ्यूचर में आपको कैंसर जैसी, पेट की कैंसर होने की प्रॉब्लम या आंतों के कैंसर होने की प्रॉब्लम्स रिड्यूस रहेंगी, ठीक है ना। और डाइजेशन बढ़िया रहेगा तो आप जो भी खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। सो दैट्स व्हाई फाइबर इज रिक्वायर्ड। तो आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और कार्बोहाइड्रेट में फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लेना चाहिए। नाउ थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके डाइट का, प्रोटीन। 60% जो है प्रोटीन जो है, व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोटीन, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। क्या प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा, इससे हमारी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी, ये हमारे शरीर में इकट्ठा तो नहीं होगा, ज्यादा खाने से क्या होगा, मेरे शरीर में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए। एक एक चीज मैं बताता हूं आपको। प्रोटीन कैन नेवर बी स्टोर्ड बाय बॉडी। कोई तरीका नहीं है कि प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर हो सके, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट स्टोर हो, सो इट कैन नेवर बी एक्सेस। अगर आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खा रहे हैं, मतलब 60 से 70 ग्राम, बहुत अच्छा, तो स्टोर होना ही नहीं, क्योंकि ये तो डेली बॉडी को चलने के लिए चाहिए। आप इसका डबल भी खा लोगे, 120 ग्राम भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। बॉडी इसे कट डाउन कर लेगी, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और यूटिलाइज कर लेगी। सवाल ये नहीं कि आपके शरीर में ज्यादा होगा, क्योंकि डेटा ये बताते हैं कि 95% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो ज्यादा वाले तो भगवान जाने कहां मिलने वाले, वो मिलेंगे ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से तो एक भी नहीं मिलेगा ज्यादा वाला। मैं भी नहीं हूं, मैं भी सिर्फ ऑप्टिमल कर पा रहा हूं इसको, क्योंकि मैं डाइट कैलकुलेट करता हूं कि मैं 4 अंडे सुबह नाश्ते में खा लेता हूं, 2 पराठे खा लेता हूं, उसके बाद न्यूट्रलाइट का वे प्रोटीन आता है, 1 स्कूप में उसका ले लेता हूँ, 30 ग्राम्स मैंने वहां से ले लिया। फिर ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, उसके मैंने 2 स्कूप ले लिए, 1 स्कूप में 10 ग्राम, 2 स्कूप ले लिए 20 ग्राम, टोटल मिलाकर के मैंने अपनी डाइट और इसका मिलाकर के 70 ग्राम प्रोटीन ले लिया। सो आई कैन बी सेफ। नाउ व्हाई प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट। अगर 60% हमारी बॉडी का पार्ट बना रहा है, तो वो क्या क्या बना रहा है। आपकी मसल्स प्रोटीन है, अगर आपके मसल क्रैम्प आते हैं, दैट मींस योर डाइट इज प्रोटीन रिच। अगर आपकी हड्डियां दुखती है तो आप कैल्शियम खाते हैं, बट आपकी हड्डियों का एक मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है, कोलेजन। अगर आप वो नहीं खा रहे तो आपके जॉइंट्स वीक होंगे, आपकी हड्डियां वीक होगी। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम प्रोटीन डेफिशिएंसी की है। पहली चीज जिसकी वजह से महिलाओं के बाल झड़ते हैं वो है लो हीमोग्लोबिन एंड लो प्रोटीन इनटेक। और फीमेल्स क्या करती है, सबसे पहले जाके अपना शैम्पू चेंज करती हैं और बालों में लगाने के नए नए तरीके ढूंढती है, कुछ कोई मुल्तानी मिट्टी, कोई अंडे, कोई दही, जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट, बाहर से लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सो फर्स्ट साइन ऑफ डेफिशिएंसी इन योर बॉडीज, आपके बाल झड़ना, बालों का कमजोर होना, थकान जल्दी महसूस होना, मस्कुलर पेन होना, हाथ पैर दुखना, सिंपल साइंस। इरिटेबिलिटी पैदा होना, नींद प्रॉपर नहीं आना, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिंपल साइंस है, जो मेरे ख्याल से आज की डेट में अगर मैं आप सबसे पूछूं तो सबको ही कोई ना कोई एक चीज होगी। तो आप बालों में बाहर से लगाना बंद कीजिए, आपके प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज कीजिए। व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन जब हम बात करते हैं, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इन अमीनो एसिड्स। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। दिस न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन हैज ऑल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, वो जो आपकी डाइट में, मतलब आप जैसे बाजरा खा रहे हो, मक्का खा रहे हो, चने खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, जो आपकी प्रोटीन लेते हैं, तो हर एक के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ मिसिंग होते हैं। जब आप वैरायटी लेते हो तभी आपको सारे अमीनो एसिड मिल पाते हैं। एक स्टेपल डाइट से आप सारे, मतलब एक पर्टिकुलर चीज से आप सारे तरह के प्रोटीन नहीं ले सकते, ऑल अमीनो एसिड्स नहीं, इसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स। सो बाय चांस आप प्रोटीन के लिए पनीर खाते हो, अंडे खाते हो, मूंगफली खाते हो, तो जो अमीनो एसिड मिसिंग हो गया वही आपकी बीमारी पैदा करता है। अगर वो अमीनो एसिड मिसिंग हो गया और वो इंसुलिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंसुलिन नहीं बनेगा, आप डायबिटिक हो जाओ। अगर वो अमीनो एसिड आपकी डाइट में रोज मिसिंग है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, वो डेफिसिट हो गया, तो आपको डेफिनेटली थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती। अगर आपके ब्रेन में डोपामिन एक अमीनो एसिड होता है, वो बनाने का अमीनो एसिड मिसिंग हो गया, तो आपको ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, आपको भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। सो एवरी अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट।
जब तक वो एसेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो सारा कंटेंट पूरा नहीं होगा। हर सेल को काम करने के लिए चाहिए, सेल जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि वो छोटे बच्चों की किताब में आपने पढ़ा होगा, सेल एक छोटा कंपोनेंट, बॉडी का सबसे छोटा कंपोनेंट, वो फंक्शन करता है प्रॉपरली तब आपकी बॉडी काम करती है। उस सेल को प्रॉपरली काम करने के लिए या प्रॉपरली अपनी साइज में आने के लिए या अपने ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने, क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमल तब होगी जब आपका सिंपल सेल जो है वो ऑप्टिमल होगा। वो ऑप्टिमल काम कब करेगा? उसकी पूरी सेल वॉल, उसकी दीवार बनी हुई है पूरी प्रोटीन की, उसके अंदर फंक्शन करने वाले जो हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स पहुंचा रहे हो सेल को काम करने के लिए एक दूसरे के थ्रू, वो सारे प्रोटीन के कंपोनेंट्स। अगर वो मिसिंग हो गया तो आपका वो मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, हार्मोनल लेवल्स इंबैलेंस होंगे, उसकी सेल वॉल खराब होगी और वो सेल वीक हो जाएगा। जब सेल वीक हो जाएगा, एजिंग स्टार्ट हो जाएगी उस सेल की, आपकी बॉडी एजेड हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी एजेड हो जाएगी तो आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सो बीमारियां, डिजीज इज नथिंग, आपकी बॉडी की एजिंग है। वो एजिंग 40 में आ सकती है, 30 में आ सकती है और वो एजिंग 70 में भी आ सकती है, डिपेंडिंग आपके सेल को जितना प्रोटीन कंटेंट चाहिए था आपने उतना उसे दिया कि नहीं दिया। तो दोगे तो वो जवान बना रहेगा और नहीं दोगे तो बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सारे अमीनो एसिड्स देने। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोटीन। मुझे क्यों अच्छा लगता है? दिस इज सेफ फॉर डायबिटिक, दिस इज सेफ फॉर किडनी पेशेंट। क्यों? आप जब भी प्रोटीन खाते हो, आप मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, एक्चुअली जब भी इस डब्बे को कोई देखता है ना, सबसे पहले वो ये नहीं देखता कि इसके फीचर्स क्या है, वो सबसे पहले इसकी रेट देख लेता है। तो वो फीचर्स पे जाता ही नहीं है और मार्केट में जाकर के वो सिर्फ रेट देखता है, वो उनके फीचर्स नहीं देखता। सो आज के बाद आपके घर में XYZ कोई भी प्रोटीन का डब्बा रखा है, सबसे पहली चीज है यू जस्ट कंपेयर द चार्ट न्यूट्रलाइट प्रोटीन के साथ। मैं बताता हूं आपको क्या क्या देखना है। पहली चीज पीडीकास वैल्यू देखनी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर, करेक्टेड स्कोर। इसका मतलब जो भी आप प्रोटीन खा रहे हो वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन की पीडीकास वैल्यू 1 है। 1 का मतलब होता है 100% एब्जॉर्प्शन। अगर जैसे मैंने पीडीकास वैल्यू 0.2 लिखी, तो अगर मैं 100 ग्राम खा रहा हूं इसके अंदर से तो 20% यानी 20 ग्राम एब्जॉर्ब होगा। 100 ग्राम खाया, 20 ग्राम शरीर को लगेगा। जब मैं 1 लिखता हूं तो मैंने 100 ग्राम खाया, 100 ग्राम लगेगा। सो दिस इज हाईएस्ट पीडीकास वैल्यू, आपको नहीं मिलेगी। आप डब्बे खोल के देख लेना, सबसे पहले ब्रांड्स पीडीकास वैल्यू लिखते ही, और अगर उन्होंने नहीं लिखी है तो 0.2 या 0.3 से ज्यादा उनकी पीडीकास वैल्यू नहीं। आपने जो प्रोटीन 1000 रुपए में लिया 1 किलो और आपको लगता है ये महंगा है, एक्चुअली इट इज 10 टाइम्स कॉस्टली, क्योंकि उसकी वो पीडीकास वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो आपने 1000 रुपए में खरीदा वो सस्ता नहीं है, वो एक्चुअली 8-10 हजार का हो गया आपको। सो इट बिकम्स कॉस्टली। दूसरी चीज आपको देखनी कि उसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कि नहीं। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी नहीं बनाती, वो आपको यूजुअली हर डाइट में नहीं मिलती। तो आपको ये रीड करना है कि उसमें सारे हैं कि। तो जब आप रीड करोगे तो आप अमेज्ड हो जाओगे। वो उस गैप को फिल करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें लिखती है, एडेड विटामिन ए, एडेड विटामिन डी, एडेड ये मिनरल, पूरा भर देते हैं वो उसको। प्रोटीन नहीं लिखा होता बस। और हम क्या खा रहे हैं? प्रोटीन, वही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है कंसेंट्रेशन वैल्यू। न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन की कंसेंट्रेशन वैल्यू 82%। इसका मतलब कि अगर मैं एक स्कूप लेता हूं जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन है तो मुझे 8.2 ग्राम प्रोटीन मिल गया। नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट। अच्छा, 82% प्रोटीन वैल्यू सब में नहीं है, आप जाकर के मार्केट में देखिएगा बहुत सारे डब्बों को 32%, 34%, 36%, मैक्सिमम यही आपको मिलेगा। सो हाईली कंसेंट्रेटेड प्रोटीन विद ऑल अमीनो एसिड्स एंड हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर। इसका मतलब अगर किसी का गट वीक है, वो कहता है कि यार मुझे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, तो भी उसे आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इजीली डाइजेस्टेबल, इट हैज बीन प्रोसेस्ड टू इट्स मैक्स, ताकि आपके शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़े। इसीलिए कोई सिक पेशेंट है जो आईसीयू में जो कुछ नहीं खा पा रहा, आप उसे दे सकते हो, वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। बाकी कुछ दोगे तो उसे दस्तें लग जाएगी, पेट भारी हो जाएगा, बट ही कैन डाइजेस्ट इट इजीली। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि ये प्रोटीन है, तो आप इसके पीछे देख लो, इसमें शुगर कंटेंट नहीं। शुगर कंटेंट जब 0 है तो कोई भी डायबिटिक इसे सेफली ले सकता है, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों अलग अलग चीज। कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर, उससे आपकी शुगर पे फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट आपका जब प्रोटीन कंटेंट हाई रहेगा तो आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स मेंटेन हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी डायबिटिक और बेटर
कंट्रोल हो जाएगी। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाना इज अ ट्रीटमेंट। और हम क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, हम हर चीज ही कम कर देते, कार्बोहाइड्रेट भी कम कर देंगे, प्रोटीन भी कम कर देंगे। सो दिस इज द एडवांटेज कि आप इसे एज अ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। योर बॉडी विल ऑप्टिमाइज, आपके पैंक्रियास की हेल्थ मेंटेन होगी, इंसुलिन के लेवल्स बढ़िया मेंटेन हो जाएंगे। तो मे बी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाए, इंसुलिन की डोज की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाए, दैट मे हेल्प यू आउट। ठीक है, सो दैट्स प्रोटीन इंपॉर्टेंट। अच्छा, किडनी पेशेंट्स के लिए मैं क्यों कहता हूं कि आप में से अगर कोई आपके जानकार किडनी पेशेंट होंगे तो उनको हमेशा डॉक्टर कहता है कि आप प्रोटीन कम कर दीजिए, प्रोटीन कम कर दीजिए, क्योंकि उनकी बॉडी जो है प्रोटीन को जो है रेगुलेट नहीं कर पाती, उनको बार बार डायलिसिस की जरूरत होती है। बट अगर कोई प्रोटीन 100% एब्जॉर्बेबल है तो किडनी पेशेंट उसे ले सकता है। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन की पीडीकास्ट वैल्यू 1 है, इट्स 100% एब्जॉर्बेबल, तो कोई भी किडनी पेशेंट भी इसे इजीली ले सकता है। अगर किडनी पेशेंट के लिए कोई प्रोटीन सेफ है तो इट्स सेफ फॉर एनीवन ऑन दिस अर्थ, ये लिखवा लो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। आई थिंक एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड कि क्या हमारा रोल है इसका। ठीक है, तो जिन फीमेल्स को अपने बाल बहुत अच्छे करने हो, अपने नाखून बहुत अच्छे करने हो, अपनी स्किन की टोन बढ़ानी हो, क्योंकि ये सब प्रोटीन है, तो आज के बाद आपको लगाना नहीं है, लगाने से ज्यादा खाना है प्रोटीन। एंड 60 to 70 ग्राम्स, हाउ कैन यू डू इट? 3 स्कूप आप ऑल प्लांट प्रोटीन के ले लीजिए, बाकी आपकी डाइट में प्रोटीन वाले फूड ऐड कर लीजिए, वो आपके गूगल पे बहुत मिल जाएंगे कौन कौन से फूड में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, वो आप ले लीजिए साथ। एंड ट्राई टू मेंटेन 60 to 70 ग्राम। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एथलेटिक हैं, साइकिलिंग करते हैं, दे हैव टू जस्ट कंज्यूम 1.5 से 2 गुना 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो कई लोगों को ये भी होता है कि मैं तो एक्सरसाइज करता नहीं, मुझे प्रोटीन क्यों चाहिए? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, 60 to 70 ग्राम पर केजी बॉडी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू हैव टू टेक 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो करीब हो गया 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। ठीक है, अगर ये क्या है, ये सब WHO ने बताया हुआ, दिस इज नॉट माय इंटरप्रिटेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स एवरीथिंग ऑन न्यूट्रिशन, आप उसे भी पढ़िए सो दैट यू कैन अफर्म इट। बात क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम जब तक किसी चीज का कॉन्फिडेंस नहीं गेन करेंगे, हम उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझेंगे और हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाता हूँ, एनी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट और डाइट के बारे में समझाता हूँ, दे आर नेवर एबल टू कवर इट अप। वो ऐसे कैसे कुछ सप्लीमेंट्स उस टाइम पे ले लेते हैं, अपने घर पे रख देते हैं, डाइट पैटर्न को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं सुधरता उनसे, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है, और वो उन सप्लीमेंट्स की वैल्यू भी नहीं समझ पाते। एंड दे कीप ऑन कंप्लेनिंग सेम थिंग्स कि हमारी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, प्रॉब्लम नहीं जा रही। सो टू अचीव ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, इट इज डेली वर्क, रोज ही खाना पड़ेगा, रोज ही करना पड़ेगा। अभी आज ऐसा नहीं है कि मैंने आज 1 चम्मच खा लिया तो ये अगले 1 महीने के लिए मेरी बॉडी में स्टोर हो गया। रोज 2 से 3 चम्मच खाना है, तो इट हैज टू बी अ डेली वर्क। ठीक है, ये तो हमारे हो गए मेजर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सुनने में माइक्रो है, बट दे आर सो क्रूशियल एंड सो इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, बट आपके सारे सिस्टम के ब्रिज, मतलब आपके सेल जो फंक्शन कर रहे हैं उनके ब्रिजेस हैं वो। आयरन, कैल्शियम, मिनरल, सेलेनियम, जिंक, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है। अभी जिंक बहुत हिट हुआ था अभी कोविड टाइम पे, ईट जिंक, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। अकेला जिंक ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ा करके कोरोना को मार देगा? नहीं, अकेला जिंक, तो फिर हम जिंक ही बना देते ना, भगवान हमें जिंक का बना देता, फिर हमें कोई बीमारी नहीं लगती। अकेला जिंक कैसे लड़ेगा? वो किसी के साथ तो एसोसिएट होगा, बॉडी में कहीं पे तो जाके किसी से लगेगा, वो कोई और कंपोनेंट होगा ना, वो कंपोनेंट भी तो चाहिए होगा जहां जिंक जाके काम करेगा। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कोई और मिनरल है, क्या वो मॉलिबेंडम है, क्या वो कोबाल्ट है, क्या वो सेलेनियम है, वो क्या कंपोनेंट्स हैं? क्या वो विटामिन सी है? अब जब मैं बताता हूं कि जिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आप सिर्फ जिंक की टैबलेट्स खाए जा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज अ सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम है ये, हमारे यूनिवर्स की तरह। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज है, 9 प्लैनेट है, गैलेक्सी है, ऐसे हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आप इसके अंदर घुसोगे तो ये एक कंपोनेंट नहीं है। आईज, नोज, माउथ और ब्रेन, आपके हाथ की मसल्स, नर्वस सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स,
और उस ब्लड सेल्स में भी जब आप सीबीसी कराते हो, आपने देखा उसमें 32-35 चीजें लिखी हुई होती है, आप सिर्फ एक हीमोग्लोबिन देख लेते हो, मेरा 11 है। वो लैब में भी नीचे जो सारी चीजें दी हुई है ना, वो ये बताती है कि आपकी बॉडी एक सिस्टम है, सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे वाइटामिन मिनरल्स कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन वो सारे चार्ट को मेंटेन करने के लिए आपको हर कंपोनेंट चाहिए। जब आप टीएलसी की बात करते हो, आपके डब्ल्यूबीसी जो आपके फाइटिंग सेल्स है, जैसे आप कहते हो आपकी एंटीबॉडीज जो बनाती है, आपके इम्यून सिस्टम को जो बिल्ड करती है, उन सेल्स को कुछ कंपोनेंट चाहिए होते हैं फाइट करने के लिए या जनरेट करने के लिए। वो मिनरल और वाइटामिन काम करते हैं उनकी ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ताकि ऑप्टिमल आपकी इम्यूनिटी मेंटेन हो सके। अभी कोविड के टाइम पे ज्यादातर लोग जो अफेक्टेड हुए, जो हिट हुए, वो लोग थे जो ये मानते थे कि हम ऑप्टिमल हेल्थ पे हैं, ऑप्टिमल खाते हैं, मानते थे। अभी सबसे पहले तो ये मानना बंद करना पड़ेगा, तभी तो हम ऑप्टिमल हो पाएंगे। आप ऐसे कितने लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी है? बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी कोटा के ऊपर। मैं यहाँ का हूं तो अभी फाइनली मैंने भी देख ली, 2-3 साल बाद लोगों ने बोला यार देख लो देख लो देख लो। उसमें टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसमें एक क्लास थी, बच्चे कोई बीमार हो गया उसमें बच्चा, तो उसने उसको बोला कि क्या आज तुम लोगों ने अपना जाके हेल्थ चेकअप कराया? तो बच्चों ने बोला सर हम तो सब हेल्दी हैं, हम अपना हेल्थ चेकअप क्यों कराएं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। एंड ही सिंपली सेड, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा बट उस एपिसोड को इंटरप्रेट नहीं करा होगा आपने। उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर इन ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ मींस आपके बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू इज ऑप्टिमल, दैट इज ऑप्टिमल हेल्थ वेयर एवरीथिंग फंक्शंस टू बेस्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपको चीज याद हो रही है? क्या आपको बार बार उसे रिवाइज करने पे भी आपको लग रहा है कि मेरे थॉट ब्लॉक हो रहा है, मैं नहीं याद कर पा रहा? आपको कोई भी चीज समझने में परेशानी हो रही है, दैट डिनोट्स कि आपकी हेल्थ ऑप्टिमल नहीं। ठीक है, वेरी वंडरफुल एग्जांपल। और उसने फिर बोर्ड पे लिखा 20% of the people are B12 deficit, 50% of the people are vitamin D deficit and 90% people are protein deficit। आज ही आप सब बच्चे जाके अपना टेस्ट कराइए। एंड वो बच्चे जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है तुम्हारा B12 कम है, तुम ये खा लो, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, तुम ये विटामिन डी खा लो, ये खा लो, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ये हो जाएगी। A very small message which was given and was for everyone। स्टूडेंट है तो ऐसा थोड़ी कि बस स्टूडेंट है, आईआईटी क्रैक कर दी या उसने डॉक्टर बन गया और हो गया, अब उसके दिमाग को उसे काम में ही नहीं लेना। दिमाग तो आपको जिंदगी भर चाहिए हर काम करने के लिए। तो ऑप्टिमल हेल्थ तो हमें भी अपने ब्रेन की मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग भूल गए उस एपिसोड को तो दोबारा देख लेना, मेरी बात मानो नहीं मानो, उस टीचर की बात मान लेना, जीतू सर की। ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन एंड मिनरल्स में हम लोग, जब मैं बात करता हूं तो हमारी थाली जो है ना, प्लेट, जब हम लोग कहें कि खाने से कैसे अचीव कर सकते हैं, सो योर प्लेट हैज टू बी कलरफुल। आपको डेली उसमें जो भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहे हो, एटलीस्ट उसमें 5 कलर तो होने चाहिए। मतलब आप जो भी सब्जी खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सो ट्राई टू आपकी प्लेट को सजाने की कोशिश करो कि 5 कलर से सजी हो। उसमें रेड भी हो, उसमें व्हाइट भी हो, है ना, उसमें ब्लू भी हो, उसमें येलो भी। येलो फ्रूट हो सकता है पाइनएप्पल, रेड एप्पल हो सकता है, ग्रीन खीरा हो सकता है। बट क्या हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं? क्या हमारी थाली में 5 कलर होते हैं या 5 पकवान होते हैं कि यार इसमें एक वो मावे की बर्फी और एक लड्डू भी हो और फिर मैं पान भी खाऊंगा? क्या हम थाली को ऐसे पूरा कर रहे हैं और ऐसे ही पूरा कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा कि किसी की थाली बिल्कुल वैसे वो जो 5 स्टार होटल्स में सजी हुई आती है कि ये कलर इधर, वो कलर उधर, और बिल्कुल कलरफुल बना के लाते हैं। दैट इज ऑप्टिमल थाली। वैसी कलरफुल होनी चाहिए आपकी थाली, और वो एक टाइम नहीं, दिन में 3 बार खाना है आपको वैसा कलरफुल। तब आपके जो विटामिन और मिनरल्स के कंटेंट है डाइट में पूरे हो पाए। जब भी आप किसी खाने को कुक करते हो, हमारे क्या है तरीके, 2 हैं, या तो हम बॉईल करते हैं या हम फ्राई करते हैं। जब आप फ्राई करते हो तो आपके जितने भी विटामिन हैं वो ज्यादातर वाटर सॉल्युबल, वो सब फ्राई होकर के जल जाते हैं, और फैट सॉल्युबल भी उसमें खत्म हो जाते हैं। फ्राई करना मतलब जलाना, टेस्ट के लिए। तो आपने सारे विटामिन जला दिए। जब आप बॉईल करते हो तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो उस गर्म पानी के साथ बह जाते हैं। अब जो आपने खाया सब्जी, कि मैं तो लौकी की सब्जी भी खाता हूं, मैं तो करेले की भी खाता हूं, और मैं तो नीम के पत्ते भी खा लेता हूं उबाल करके,
पर भाई उबाल करके सब कुछ बहा दिया ना नाली में, वो पानी तो फेंक दिया तुमने। इसलिए कई बार पढ़ा होगा कि जब न्यूट्रिशन की बात आती है कहते हैं कि यार उबालने के बाद उसी पानी को काम में ले लो आप खाना बनाने। मैंने देखा चावल को घिस घिस के तब तक धोते हैं जब तक उसका सारा विटामिन B12 साफ नहीं हो जाए। छिलके में और कवर में ही तो होता है सब कुछ, वो तो आपने धो धो के, कई कई लोग तो उस चावल को उबाल करके उस पानी को ही फेंक देते हैं, फिर वो प्योर भूसा है आपके लिए। एक तो खराब कुकिंग प्रैक्टिस, फिर जो न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड में थी वो भी जला दी है, भुना दी है, उबाल करके खत्म कर दी। फिर हम कहेंगे कि नहीं हम डाइट में ये सब लेते हैं उससे हमें पूरे विटामिन और पूरे मिनरल्स मिल। अगर मिल रहे होते तो आपको एक डिजीज, वायरल डिजीज के टाइम पे अलग से जिंक क्यों खाना पड़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने? इसका मतलब नहीं मिल रहा था प्रॉपर, अलग से लेना पड़ा। विटामिन सी की आपको टैबलेट्स क्यों खानी पड़ी अलग से? इसका मतलब आप उतने नींबू नहीं खा रहे थे जितने खाने चाहिए थे विटामिन सी के कंटेंट को पूरा करने के लिए। एक नींबू में करीब 80 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। आपकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए 100 मिलीग्राम RDA WHO ने इंडिया के लिए दे रखा है। वैसे कम से कम 400 से 500 मिलीग्राम चाहिए आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए आज की डेट में, जब इतना पोल्यूशन हो गया, इतने टॉक्सिन्स हम लोग खा रहे हैं खाने के साथ। अब अगर आप एक नींबू नहीं खा रहे पूरे दिन भर में, 5 तो भूल जाओ कहां से खाओगे? मुझे नहीं लगता कोई 5 नींबू का जूस रोज पीता है, नेवर। महीने में 5 नींबू आते हैं हमारे घर में, जिसको हम 5 मेंबर खा लेते, हो गया विटामिन सी पूरा। ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट कितना विटामिन कितना मिनरल आपको चाहिए। हर फूड को खाइए क्योंकि वो तो बैलेंस करना पड़ेगा। जब वो ब्रिज आ जाए आपका, आप ये समझ जाओ कि नहीं ये ब्रिज आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो फिर हमें एक विटामिन और मिनरल की टैबलेट ऐड करनी पड़ेगी। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने पिछले 2-2.5 सालों में अपनी लाइफ में एक मल्टीविटामिन ऐड किया, बस ये समझा नहीं कि उसमें कौन कौन से मिनरल है, कौन कौन से विटामिन है, वो सिंथेटिक है, वो नेचुरल है, आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा कि नुकसान करेगा, ये चीज आपको समझने की जरूरत। सो टू ब्रिज दैट गैप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, आपको जितने भी विटामिन मिनरल आपकी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए वो सारे लेने हैं, बट दे शुड बी नेचुरल फॉर्म, जैसा नेचर ने बनाया एंड जैसे पौधों से मिलता है। सो वंडरफुल, वी हैव न्यूट्रलाइट डेली। इस डेली के अंदर एक टैबलेट के अंदर कितने विटामिन मिनरल हैं कोई डाल सकता है ग्रुप के अंदर? तो मुझे बता सकता है, क्योंकि इसको ब्यूटीफुली बनाया गया। दिस इज वेरी साइंटिफिक टैबलेट। इसमें जितने भी विटामिन और मिनरल डाले गए हैं दे हैव बीन साइंटिफिकली मेड। इसमें 11 मिनरल है और 13 विटामिन है। नाउ मिनरल इससे ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, कुछ मिनरल इसमें नहीं डाले गए वेरी साइंटिफिकली। सोडियम नहीं डाला गया, क्लोराइड नहीं डाला गया, नमक आप रोज ही खाते हो। ऐसे 3-4 मिनरल इसमें से ऑमिट कर दिए गए जो हमारी डाइट में हमें रोज मिलते हैं। और देखो ब्रांड ने ब्यूटीफुली वही मिनरल्स RDA के हिसाब से डाले हैं जो आपको खाने से कम पड़ जाते हैं, और लिखा है बकायदा एक एक विटामिन और एक एक मिनरल किस क्वांटिटी में चाहिए। और आप मैक्सिमम इसमें देखोगे तो हर विटामिन का 100% RDA ऑलमोस्ट आपको इससे मिल रहा है। तो अगर आपको एक टैबलेट से 100% ऑफ RDA मिल गया तो सवाल ही नहीं उठता कि आपकी डाइट में कहीं गैप है। आज अगर मैं कच्ची सब्जियां खाकर भी विटामिन और मिनरल के गैप को फिल करने की कोशिश करूं तो मैं उनके साथ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इतना ले लूंगा कि उसे फाइट करने के लिए मुझे फिर एक मल्टीविटामिन लेनी पड़ेगी। मतलब मैंने विटामिन और मिनरल तो ले लिए लेकिन उससे ज्यादा टॉक्सिन ले लिए। एक बार मैं एक स्टडी पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब हम एप्पल खाते हैं, जब हम 110 ग्राम एप्पल खाते हैं बाय वेट, तो उसमें 40 ग्राम जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी उस पर स्प्रे करे जाते हैं। एंड 40 ग्राम्स ऑफ टॉक्सिन्स को वॉश करने के लिए हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है उसमें हमारे लिवर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आता है और वो 30-40 साल में तैयार हो जाता है खराब होने के। नाउ इफ यू थिंक एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो आपकी गलत फहमी है। एन एप्पल अ डे विल ब्रिंग यू क्लोजर टू डॉक्टर वेरी सून, क्योंकि उस एप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू तो आपको मिल रही है, लेकिन बात ये उसके साथ आप बहुत सारे टॉक्सिन्स भी शरीर में ले रहे हो। दूसरी चीज, वो जो एप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू आप गूगल पे पढ़ते हो वो उस एप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू है जो पेड़ पे टंगा हुआ। ये वो एप्पल नहीं है जो आपके पास 15 दिन में ट्रैवल होकर के आया है कार्टन्स में, डीप रेफ्रिजरेशन। जैसे ही कोई भी फ्रूट टूटता है 12 घंटे के अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिप कर जाती है, और उस 12 घंटे के बाद सारा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के साथ जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर के अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और वो ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाते।
आपने कभी सेब काट के देखा है? खुला सेब काट करके रख दिया टेबल पे, क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। अब सेब कटने के 1 घंटे बाद ही अगर लाल हो रहा है, तो सोचो जो सेब 15 दिन में आपके पास चल के आया है, वो आपको न्यूट्रिशन कैसे देगा? बस आपको लाल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसका कवर है, उस पर एक कोटिंग लगा दी गई है, उस पर स्प्रे कर दी, बट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। न्यूट्रलाइट डेली जब इसकी पैकिंग होती है, यू नो बेस्ट ब्यूटी पार्ट इज, तुरंत इसके रॉ मटेरियल को तैयार कर लिया जाता है जैसे इसे प्लांट एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। 6 प्लांट सोर्सेज से इसको डिराइव किया गया। अब ये कैसे बनती है, कैसे प्लांट कैसे न्यूट्रलाइट खेती करता है, ये आप यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ब्यूटीफुल चीज है। इसीलिए न्यूट्रलाइट अपने नीचे लिखता है बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। नेचर का बेस्ट उगाते हैं एंड बेस्ट साइंटिफिकली डिजाइन। अभी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो देखते हैं ना साइंटिफिकली कौन सी बेस्ट डिजाइन है। स्पीकर भी अच्छे होने चाहिए, एयर बैग्स भी होने चाहिए, एसी भी अच्छा होना चाहिए, डोर क्लोज हो तो आवाज नहीं करे, चले तो स्मूथ हो। तो हम कितने सारे कंपोनेंट्स देखते हैं, ऐसे इस डेली में भी सारे कंपोनेंट्स देख करके इसे ब्यूटीफुली डिजाइन किया। सर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा हमें घुमाकर प्रोडक्ट दिखाएं। हाँ श्योर। न्यूट्रलाइट डेली, इट्स अ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट, और इस पे यूजुअली लिखा हुआ है कि 1 टैबलेट 1 टाइम डेली, लेकिन ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, दिस इज ओवर द एज में बोल रहा हूँ। ब्रांड आपको ये कहता है कि आप 1 टैबलेट रोज खाइए, लेकिन ये 1 टैबलेट रोज आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी हेल्थ बराबर है, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको वो 1 टैबलेट काम नहीं करेगी। उनकी 1 टैबलेट उनकी बीमारी से फाइट करने के लिए चाहिए, और 1 टैबलेट उस टाइम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो अगर कोई बीमार है तो मैं उसे यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि अगर वो इसे डाइजेस्ट कर सकता है तो यूजुअली 2 टैबलेट है बीमारी के टाइम, क्योंकि 1 टैबलेट कम पड़ जाएगी। 1 टैबलेट तो आपके शरीर को रूटीनली चलाने के लिए चाहिए ना। तो बीमारी के टाइम पे इसे 2 कर दीजिए, 10-15 दिन आप 2 खाइए, उसके बाद इसे वापस आप 1 कर दीजिए। अब कई बार हमारे दिमाग में वही प्रोटीन वाला सवाल आता है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मिनरल ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, कहीं विटामिन ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे। मिनरल ज्यादा हो गए तो आप स्टील के थोड़ी बन जाओगे, नहीं, आप सुपरमैन थोड़ी बनने वाले, क्योंकि इनमें से भी कोई आपकी बॉडी में नहीं स्टोर होने वाला। कई लोग कहते हैं हम इसके टेस्ट करा के देख लें। क्या टेस्ट? आप ब्लड का कराते हो, अपने टिश्यूज का नहीं कराते। और हमें कहाँ चाहिए? टिश्यू में चाहिए। टिश्यू का कोई टेस्ट करता ही नहीं। ब्लड में तो सारा कुछ ब्लड अपने पास डिराइव कर लेगा। मदर कितनी भी कमजोर हो, बेबी सब ड्राइव कर लेगा, वो अपनी ग्रोथ नहीं जाने देता। अनेमिक मदर होती है, बच्चा नहीं होता। जब पेट में बच्चा होता है सब ड्राइव करता है, इट्स अ टोटल पैरासाइट। ऐसी आपका ब्लड सब ड्राइव कर लेगा। जब आपको अपने ब्लड टेस्ट में दिख रहा होगा कि ब्लड का प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल है, कैल्शियम कंटेंट नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके टिश्यूज का भी नॉर्मल है। उसके लिए आपको टिश्यू टेस्ट करने पड़े, तब आपको पता लगे कि वाकई उनके अंदर वो कंटेंट है कि नहीं। किसी टाइम पे मतलब कई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारे तो बूढ़े दादाजी थे, वो तो खाते ही नहीं थे कोई विटामिन मिनरल, फिर भी कितने बढ़िया 70 साल जी रहे, 80 साल जी रहे। बिल्कुल जीते थे, उनको जरूरत नहीं थी डेफिनेटली आज से 20 साल पहले जरूरत, क्योंकि 20 साल पहले वो खेतों में इतनी गंदगी नहीं डालते थे। 20 साल पहले एयर पोल्यूशन का इंडेक्स इतना हाई नहीं था, इतनी गाड़ियां रोडों पे नहीं चला करती। 20 साल पहले का पानी साफ था, हवा साफ थी, बहुत सारी चीजें, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी। आज वो सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी झेल रही है। आपको जो पोल्यूटेड एयर आप सूंघ रहे हो ना, उससे फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ ये विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन्स ही देते हैं। उधर से लड़ाई, भाई वो जो सेना है सामने की, नहीं कौरवों की सेना, उसमें तो बढ़ती जा रही है सेना, और इधर आप पांडव 5 ही खड़े हुए हो। समय के साथ अगर उनकी सेना बढ़ रही है तो आपको भी कुछ राजाओं को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। वो राजा यही है जो आपको हेल्प करेंगे उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपको सेब पे दिखाई देता है, वही सेम आपकी बॉडी झेल रही है रोज। ठीक है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमें फाइट करना। अभी कई लोग, अभी ये सिंपल मिनरल्स और विटामिन बहुत सारे हो गए, हम ये समझ गए जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन भी चाहिए, नॉन वाटर सॉल्युबल भी चाहिए, फैट सॉल्युबल भी चाहिए। ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम इसे कवर अप कर लेंगे। 100% आरडीए भी मुझे समझ में आ गया कि इस डेली के पीछे लिखा हुआ है कौन कौन सा मिनरल कितने आरडीए की वैल्यूज के अंदर हमें चाहिए, ये हमने ले लिया। बट फिर कई बार लोग कहते हैं कि यार इसमें कैल्शियम लिखा हुआ है, ये तो 100% ऑफ आरडीए नहीं है, इसमें तो 33% ही लिखा हुआ है, ये एम्बे ने कम क्यों जोड़ा इसके अंदर?
इसमें क्या साइंस है, इसको क्यों कम जोड़ दिया? इसके पीछे भी साइंस है। जो भी आप चीज खाते हो ना, इट हैज टू बी इन ऑप्टिमल रेशियो, ताकि हर एक का एब्जॉर्प्शन हो सके। जितनी कैल्शियम इसमें है ना 200 मिलीग्राम, उससे ज्यादा एक बार में आपका शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। अब आप 500 खाओ, 1000 खाओ, 2000 खाओ, 5000 मिलीग्राम की कैल्शियम खा लो, वो सब निकलने वाली है, 200 ग्राम ही एब्जॉर्ब करेगी, बाकी का पैसा आप बर्बाद कर रहे हो। सो सी हाउ साइंटिफिक, भले ये 33% ऑफ आरडी, बट एब्जॉर्ब ही 200 मिलीग्राम होता है, तो ब्रांड ने डाला भी 200 मिलीग्राम, बाकी के लिए एक अलग कैल्शियम की टैबलेट बना दी कि आप उसे ऐड ऑन करो। सिंपल सी चीज है। मेरे पास कई लोग ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, सर मेरा सीरम का कैल्शियम लेवल तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में कैल्शियम बिल्कुल नॉर्मल है। कैल्शियम लेवल टेस्ट करने के लिए डेक्सा स्कैन होता है, 20,000 रुपए का स्कैन होता है हमारी छोटी सिटी में, बड़ी सिटी में हो सकता है 30-30,000 लगते हैं। और डेक्सा स्कैन कराइए, जो आपकी बॉडी की बोन्स की डेंसिटी का एक्चुअल पिक्चर देगा। 30 के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से फीमेल्स में कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, और 40 के बाद मेल्स में। दीज आर ऑल स्टडीज विच हैव बीन डन। तो अगर इतनी सारी स्टडीज ये बता रही है कि आपकी बॉडी में से, बोन्स में से कैल्शियम वॉश आउट हो रहा है और फास्ट हो रहा है। कैल्शियम का टर्नओवर ऐसे चलता है, आप खाते हो, बॉडी में से वॉश आउट होता है, ये चलता हुआ पानी की तरह है। कैल्शियम आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। 20-25 साल की उम्र तक आना जाना बराबर होगा। 30 साल की उम्र आते आते आना जिस स्पीड से हो रहा है, जाना उससे ज्यादा स्पीड से हो जाता है। 40 में स्पीड और बढ़ जाती है, उसके बाद ही हड्डियां कमजोर होने लगती है। बच्चे नहीं गिर गए, ऊपर से हड्डी नहीं टूटती, अरे वो पलंग पे से गिर गया, उसकी कहाँ हड्डी टूटी? क्या था? उसकी बोन डेंसिटी स्ट्रांग। बड़ा आदमी एक सीढ़ी गुड़ का और ये हड्डी फ्रैक्चर, बचपन में तो नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? अगर आप ये मानते हो कि मेरा ब्लड का कैल्शियम लेवल ना हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी के कैल्शियम लेवल्स लो हो जाते हैं, बोन के, ब्लड के नहीं, क्योंकि आप सब ब्लड के टेस्ट कराते हो। सब लोग अपने ब्लड के पैरामीटर्स एक पैकेज ले लेते हो, डायमंड पैकेज, उसमें 35-40 टेस्ट हो जाते हैं, सब लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हर लैब एक रेफरेंस वैल्यू देती है। मेरा हीमोग्लोबिन तो 11 है, मेरा तो प्रोटीन 4 आ रहा है, मेरा ये कैल्शियम का लेवल इसमें 8 से 9 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल 9। ठीक है, तो आप उसको पैरामीटर को मत देखिए, आप ये देखिए अपनी डाइट से कि आप उतना खा पा रहे हैं। 200 मिलीग्राम कैल्शियम आपको इससे मिल जाएगा। हमें चाहिए कितना बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? 1200 से 1500 मिलीग्राम। अगर आप 1000 भी खा लेंगे तो भी आपकी बोन्स वेल मेंटेन रहेगी, हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, कमर नहीं दुखेगी, ठीक है, जोड़ नहीं दुखेंगे। अब कई लोग कहते हैं मैं दूध भी पीता हूँ, बिल्कुल पीना चाहिए, दूध तो पीना चाहिए। एक स्टडी ये बताती है, अखबार में आ जाता है कि इंडिया में जितना भी दूध है वो सिर्फ 60% पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सकते। तो 40% दूध क्या है? either it's synthetic, either it's artificial और it's duplicate। भाई मैं तो 60% में आता हूँ, मेरे पास तो ओरिजिनली दूध आता है, मेरे तो घर में ही भैंस बंधी हुई है। 40% वाला तो तू ही है, तेरे घर में भैंस नहीं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके घरों में भैंस बंधी होगी, तो हम सब प्योर दूध ही पी रहे हैं। अब पहली चीज तो हम माने कि हमें रियली प्योर दूध मिल रहा है। दूसरा, गाय भैंस को जो भी हमें ला करके दे रहा है, हम आंखों से निकलवा रहे हैं, तो वो उसको वो खिला रहा है जिससे उसके दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू हो। जैसे आप मदर को खिलाते हो बच्चे के टाइम पे कि मिल्क की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब मदर अच्छा खाएगी, तो गाय भैंस भी अच्छा खा रही हो। ऐसा तो नहीं कि वो प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है रोडों में, उसका आप दूध आंखों के सामने निकलवा के ला रहे हो, फिर उस दूध में प्लास्टिक है जो आप खा रहे हो, वो भी हो सकता है। तो दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू है कि अगर आप 1 लीटर दूध पी रहे हो तो 1000 मिलीग्राम आपको कैल्शियम उसमें मिल जाएगा। 1 लीटर दूध कौन पीता है? और फिर वो भी ये नहीं, पता नहीं कि सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, कैसे बना हुआ है, गाय ने क्या खाया था, कल कल पानी में बैठ गई थी तो पानी ज्यादा मिला हुआ है उसके अंदर, ये भी नहीं पता। तो 1 लीटर दूध तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पीता। शिमाली जी, आप पीती हैं 1 लीटर दूध रोज? नहीं पीती। जब भी हमारा मन करता है बिल्कुल। 200 मिलीग्राम एक ग्लास दूध हम ले लेते हैं शाम के टाइम पे, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि मैं रोज दूध पी रहा हूँ। सो अगर आप 1 ग्लास दूध रोज ले रहे हो तो 200 मिलीग्राम कैल्शियम आपने इंटेक कर लिया, 200 मिलीग्राम आपको डेली से मिल गया। फिर भी आप डेफिसिट चल रहे हो अभी 600 मिलीग्राम मिनिमम डेफिसिट। तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको कैल्शियम की टैबलेट ऐड ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन क्या अकेली कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रांग बना सकती है? क्या आपकी बोन्स का कंटेंट सिर्फ कैल्शियम है? बहुत सारी आप टैबलेट मेडिकल से ले आते हो, कहीं गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से लेके आते हो, आप उसको पढ़िए कि उसके पीछे क्या लिखा है, उसमें क्या सिर्फ कैल्शियम है?
कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी चाहिए। आप तो कैल्शियम खा रहे हो खूब, लेकिन आपकी बोन्स हेल्दी नहीं हो पा रही। अगर आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। वो ब्रिज है जो कैल्शियम को अटैच होने में हेल्प करता है बोन्स के साथ। तो हमने कैल्शियम तो खूब खा लिया, लेकिन उसके रेशियो में एक विटामिन डी का लेवल्स होना चाहिए। और विटामिन डी खाने से नहीं मिलता, धूप में खड़े रहने से मिलता है, और वो भी सुबह 6 से लेके 8 बजे तक की जो धूप होती है उसमें। कितने लोग हैं आप में से जो सुबह 6 से 8 की धूप खाते हैं? टाइम ही नहीं है भाई, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। यहाँ सुबह उठ के बच्चों को तैयार करें, नाश्ता बनाए, मैं अपने ऑफिस जाऊं कि मैं धूप खाऊं? धूप खाने में रह गया तो भैया नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, तो फुर्सत किसी के पास भी नहीं है, कोई धूप नहीं खा रहा। दूसरा, हम दिन रात एसी में रहते हैं, वो आपके विटामिन डी के लेवल्स को कम करता है। तो फिर विटामिन डी आएगा कहाँ से? विटामिन डी तो सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई तरीका नहीं है। जो लेबर क्लास वहां धूप में काम करती है ना, उनके विटामिन डी लेवल्स लो आ रहे हैं। तो फिर हम तो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, एसी में रहने वाले लोग हैं, हमारे तो डेफिनेटली लो ही आने। टेस्ट कराओ, लोगों के 15-15 आते हैं। वो जाने क्या क्या खाते रहते हैं, दर्द की गोलियां, उधर विटामिन डी कराते ही नहीं। और जैसे ही विटामिन डी और कैल्शियम दो, अपने आप हड्डियों का दर्द खत्म हो जाता है। तो सिर्फ कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है, साथ में विटामिन डी लेना पड़ेगा। प्लस इन बोन्स को बनाने के लिए प्रोटीन और फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सारे मिलाकर के आपकी बोन्स को बनाते हैं। फास्फोरस आपको डाइट से मिल जाता है सफिशिएंटली, और बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। कमी सिर्फ आती है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम। सो इस गैप को ब्रिज करने के लिए न्यूट्रोलाइट, विटामिन डी प्लस, इसमें वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। इसमें विटामिन डी भी एडेड है, इसमें कैल्शियम भी है, और इसमें मैग्नीशियम भी। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, आपकी बोन्स को कोई फायदा नहीं होने वाला कोई भी एक चीज खाने की वजह से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें चाहिए। ऑप्टिमल वर्ड से हम लोग स्टार्ट हुए। ऑप्टिमल मतलब सारा कुछ बराबर होना चाहिए, तभी काम करेगा, तभी हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमल कैल्शियम है ये, मैं इसे ऑप्टिमल कैल्शियम कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीजें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। लेकिन ये आपकी डेली नीड के हिसाब से, अगर आप विटामिन डी डेफिसिट को, तो न्यूट्रोलाइट कैलमेट डी जो है वो आपके उस गैप को पूरा नहीं कर पाएगी। तो हमें फिर विटामिन डी प्लस आती है न्यूट्रोलाइट की, वो ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अपना टेस्ट कराइए, अगर वो 30 से कम है तो फिर विटामिन डी प्लस को भी आप लेना स्टार्ट इसके साथ, तब जाके आपकी वो जो डेफिसिट है वो कवर अप होगा, और फिर ये आपकी कैलमेट डी भी साथ में काम करेगी और बेटर काम करेगी। ठीक है, तो आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैंने मसल स्ट्रांग कर दी, बोन स्ट्रांग कर दी, आपका ब्रेन स्ट्रांग कर दिया, ठीक है ना, और डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक कर दी। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा डिजीजेस आज की डेट में हो रही है, कैंसर और हार्ट पेशेंट्स, सडनली सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सारे लिंक्ड हैं। अब इनको मैं सबको एक साथ डालने वाला हूं, तब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि अपने आसपास 40 की एज में सडन हार्ट अटैक से कोई भी चले गया, हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिला, सडनली कैंसर हो गया 30 साल के आदमी को या 40 साल के आदमी, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा खाता था, स्मोकिंग नहीं करता था, ठीक है, कोई अल्कोहल कंजप्शन नहीं था, फिर कैसे हो गया उसको? हमारे दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। मेरे पास एक रिसेंटली पेशेंट आया था, 50 के आसपास एज थी, ट्रिपल वेसल डिजीज, हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेजेस, सीवियर, बाईपास एडवाइस किया हुआ। उसका ब्रदर आया मेरे पास, बोले डॉक्टर साहब मेरा जो भाई है ना, वो सिगरेट पीता है ना, वो बाहर खाता है, टाइम से खाना खाता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है, और कोई बुरी आदत भी नहीं है, फिर उसको इतने ब्लॉकेजेस कैसे आ गए? मैंने उसको कहा आपने जो इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से किया, और उन्होंने जो इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से किया। क्या आपने कभी असेसमेंट किया, जिसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि क्या आप अपने खाने का असेसमेंट किया? क्या आप अपने लाइफ का असेसमेंट किसी समझदार आदमी से, किसी हेल्दी आदमी से किया? ये तो सब आपका इंटरप्रिटेशन है कि मैं 6 किलोमीटर पैदल चलता हूं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मैं ये भी नहीं करता, तो मुझे बीमारी नहीं आएगी। बट ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, क्या आपने समझा कि सिर्फ इन चीजों को बैलेंस, क्या क्या चीजें किस ऑप्टिमल लेवल पे चाहिए? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या आप एरोबिक्स एक्सरसाइज प्रॉपरली कर रहे हो उतनी जितनी बॉडी को चाहिए? जो सिगरेट नहीं पी रहा, क्या वो हवा नहीं सूंघ रहा? हवा तो सूंघ ही रहा है ना, पेट्रोल डीजल की फ्यूम से नहीं होता क्या?
ब्लॉकेजेस उससे भी हो सकते हैं, कैंसर उससे भी आ सकता है, दवाइयां हम लोग खा ही रहे। और उन सब के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी को बनाने के लिए सिंथेटिक खा रहे हैं। जिम में बहुत सारे लोग जाते हैं, XYZ प्रोटीन खाते हैं अपनी बॉडी के बनाने के लिए, फिर बाद में उनकी बोन्स जो है सडनली नेक्रोज हो जाती है, हिप जॉइंट चले जाता है। फास्ट बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स ले लेते, बॉडी तो फास्ट बन गई, बनी के खत्म हो गई, आपको पता नहीं लगा, साल भर में खत्म हो गई, आपके हिप जॉइंट्स चले गए। आप मान लिया कि आपके पास आज अल्टरनेटिव के बहुत अच्छे आर्टिफिशियल जॉइंट्स आते हैं, आप लगा सकते हो, बट दे आर नॉट रियल। आपकी जो रियल बॉडी है दैट हैज बीन परफेक्टली मेड बाय गॉड। इससे अच्छी मशीनरी नहीं डिजाइन कर सकता कोई भी इंजीनियर। भगवान सबसे अच्छा इंजीनियर है जिसने ये डिजाइन करी। आपके हार्ट में नसें दी है उसने। आप बहुत सारी जगह, पता है लोग डरते हैं कि नहीं हमें स्टेंटिंग नहीं करानी, बाईपास नहीं करानी, कोई ऐसा तरीका है जो ब्लॉकेजेस बिना इनके सही हो सके, कम किए जा सकते हैं, और फिर वो बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ पे जाते हैं। समझ लो इसको तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कैंसर भी आप काफी हद तक अवॉइड कर सकते हो, हार्ट प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हो। प्रॉब्लम्स आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से। जब ये चीजें होती है तो आपकी बॉडी की हीलिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जहां कहीं भी डैमेज होता है उसकी रिपेयरिंग एबनॉर्मल तरीके से होती है। आपकी जीन्स में गड़बड़ी हुई, डेली डैमेज हो रहा है किसी न किसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, उसकी रिपेयर भी ऑटोमेटिक होती है। लेकिन जब बॉडी के पास ऑप्टिमल कंटेंट नहीं होता उसे रिपेयर करने के लिए, तो गलत कंटेंट को उठा करके रिपेयर कर देते, और वो जो रिपेयरिंग हो गई जीन्स की वो गलत हुई है, तो जेनेटिकली वो कुछ एबनॉर्मल चीजें बनाएगी जो शायद कैंसर में कन्वर्ट हो, क्योंकि आपके सेल में कहीं डैमेज था, कहीं ब्लड वेसल्स की वॉल में कहीं डैमेज हो गया, आपके पास राइट कोलेस्ट्रॉल नहीं था, राइट प्रोटीन कंटेंट नहीं, इसलिए जो हीलिंग हुई वो एबनॉर्मल तरीके से हुई, और उसने आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट कर। अगर आपके पास राइट कोलेस्ट्रॉल रेशियो होता आपकी बॉडी में, राइट प्रोटीन कंटेंट होता आपकी बॉडी में, और सारे विटामिन मिनरल्स होते, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हीलिंग कर। अगर कोई वायरस आपको अटैक करता है तो आपकी बॉडी हिट हो गई, लेकिन बॉडी के पास अपनी हीलिंग स्ट्रेंथ है ना, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो बनने लग जाते हैं। पर वो बनेंगे कब? जब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कंटेंट हमारी बॉडी में होगा, प्रॉपर रेशियो होगा प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, और बहुत सारे कंपोनेंट्स। जब वो ऑप्टिमल रेशियो होगा तो हीलिंग सही तरीके से होगी। जब हीलिंग सही तरीके से होगी तो आप बीमारियों को इजीली फाइट आउट कर सकते हैं। दवाइयां सिम्टम ट्रीट करने के लिए, पर आपके शरीर को सही करने के लिए कोई दवाई नहीं आती। शरीर को सही तो आपका खाना, और खाने में जो गैप को ब्रिज करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो आपको लेने पड़े। और हमारी हेल्प करने के लिए न्यूट्रीलाइट ने इतने वंडरफुल सप्लीमेंट्स बनाए हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। उनको आप अपने गैप को ब्रिज करने के लिए लीजिए। एक प्रोटीन, मल्टीविटामिन डेली, ओमेगा, दीज आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा हर आदमी की बॉडी में कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके हिसाब से बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स हैं दे कैन ऐड ऑन। जैसे फीमेल्स को आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, दे शुड ऐड आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो बायोटिन इज वेरी गुड, इट इज स्केल्टन ऑफ योर हेयर्स। आप बायोटिन ऐड कीजिए, जल्दी प्रॉब्लम जाएगी। इफ योर आईज आर वीक, आपको पता है कि विटामिन ए खाना चाहिए, खाओ, गाजरे खाओ रोज, पर गाजरें 12 महीने नहीं आती। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन टाइम, कोल्ड रेफ्रिजरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स है। उबालना, फ्राई करना, तो यू कैन ऐड इसकी विटामिन ए वी हैव दैट विजन हेल्थ, वो आप ऐड कर सकते हो। मल्टी कैरेटिन यू कैन ऐड फॉर योर स्किन। सो देयर आर सप्लीमेंट्स व्हिच कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड। मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेता हूँ हर इंडिविजुअल चीज के लिए। मुझे इन सप्लीमेंट्स पे एक टाइम था जब बिल्कुल भरोसा नहीं, नेवर, बट आई केम आउट थ्रू अ डिजीज विद द हेल्प ऑफ दीज सप्लीमेंट्स। मुझे बचपन से एलर्जिक राइनाइटिस था, एंटी एलर्जिक्स खा खा के ही मेरा टाइम निकला है। और पिछले कई सालों से जब से मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, पास्ट 7 years आई रिमेम्बर, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये वो सारी प्रॉब्लम से मैं फ्री हूँ, और मुझे कोई एंटी एलर्जिक नहीं लेना पड़ता। एक बीमारी ऐसी जो मैं मानता था, जो मुझे डॉक्टर्स ने बचपन से ये बताया कि एलर्जिक प्रॉब्लम है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती, वो प्रॉब्लम आज मुझे नहीं है। कब ठीक करी मैंने? जब मैं 32 साल का हो गया। 32 की एज में आपकी बॉडी अगर रिफाइन हो सकती है और इंप्रूव हो सकती है, तो किसी भी एज में इंप्रूव हो सकती है, बशर्ते हम उसे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि नहीं। ठीक है। तो बीमारी एक जगह है, डिजीज के लिए ट्रीटमेंट है, दवाइयां हैं,
बट आपकी बॉडी को आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो आप डिजीजेस से भी फाइट कर सकते हैं, डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और डेली लाइफ को टू ऑप्टिमल एंजॉय कर सकते हैं। सुबह 6 बजे उठ के आप जिम जा सकते हो, आप दिन भर 8 घंटे काम कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, रात को पार्टी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल ऑप्टिमल होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, एंड जब आपको किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तो 365 दिन आप एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि एक एवरेज आदमी साल में 2 महीने सिर्फ मेडिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम में रहता है। आपको एक बार भी अगर वायरल हो गया महीने में, तो आप 5 दिन खराब कर देते हो। 12 पंजे 60, 2 महीने हो, और ऐसा होता रहता है। कभी आपका पेट खराब होता है, कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम। बस ये कि आप हिसाब नहीं लगाते कि पूरे साल भर में मैंने 2 महीने सिर्फ प्रॉब्लम्स में निकाल दी। मैं वो 2 महीने छुट्टियां एंजॉय कर सकता था अगर मैं अपनी हेल्थ को ऑप्टिमल रखता। सो टू लास्ट मैसेज मेरा यही है कि अपनी डाइट को कैलकुलेट कीजिए, आरडीए को समझिए जो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड करा है, अपने गैप को ब्रिज कीजिए इन शानदार सप्लीमेंट से, एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। और हो सकता है आपकी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जो भी इन सप्लीमेंट से आपकी क्योर अप हो जाए। ठीक है, ओवर टू यू शिमाली। थैंक यू सो वेरी मच सर, वंडरफुल वंडरफुल सेशन, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ब्यूटिफुली हाईलाइटिंग दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, एंड हाईलाइटिंग कि क्या कैसे न्यूट्रोलाइट एक ऐसा अमेजिंग ब्रांड है जो सीड टू सप्लीमेंटेशन का फॉर्मूला लगाते हुए आप सभी लोगों तक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड सारी ही आपने हर चीज कवर कर लिया। तो मैं देख रही थी कि कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है भी, बट आपने ऑलरेडी उनको आंसर कर दिया है दैट ये कितने सेफ प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं, कितने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं। एंड ये ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, ये हेल्थ की जो हम न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन वीक में बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे तक मैसेज लोगों तक डेफिनेटली पहुंच चुका है। एंड आई एम श्योर कि जो आप पॉइंट भी हाईलाइट कर रहे थे कि हम थक जाते हैं या हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, सो उन सब चीजों पर हम फोकस नहीं भी रख पाते, बट आफ्टर दिस सेशन डेफिनेटली इन्फ्लुएंशियल टॉक सुनने के बाद आपकी डेफिनेटली आपका जो टेस्टिमोनियल आपने खुद ही शेयर किया है, हम सभी रेडी हैं to walk on the path of optimal nutrition and with the help of Nutralite. So thank you so very much to all the participants. Thank you so much, डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, for taking out time from your busy schedule. We know आप कितना busy रहते हैं, but you came here and it's Saturday, evening, आपने टाइम निकाला, so thank you so very much. And आगे भी हम आपसे और थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आई वाज एक्साइटेड, बहुत टाइम बाद मैं कोई सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि हर बार टाइम की प्रॉब्लम आ जाती थी। आज मैंने मेरा मोबाइल की जो सिम है वो घंटे भर के लिए बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि उसके साथ तो मैं नहीं ले सकता सेशन। that is so मैंने बंद कर दी, ऑलरेडी टाइम दे दिया कि भैया आज मैं बिल्कुल टाइम कहीं नहीं दे पाऊंगा। और अभी मुझे एक जगह जाना है डॉक्टर्स की मीट में, वहां पर भी एक सीएमई है, तो अब मुझे वहां निकलना है। एंड जो भी लोग और जानकारी लेना चाहें, इंस्टाग्राम पे कविता डॉक्टर प्रमोद के नागर से वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर कुछ ना कुछ अपडेट हम लोग डालते रहते हैं, तो वहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है चीजों को लेकर के। बाकी यूट्यूब पे भी कई बार मैं कुछ वीडियोस बना के डालता हूँ, वहां से भी आपको कुछ न्यूट्रिशन की गाइडेंस मिल जाएगी। तो आप कनेक्टेड रहिए, और होपफुली जब भी मुझे टाइम मिलेगा शिमाली जी, तो हम साथ मिलके और भी